नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस दिए जाते हैं। और दोस्तों, देश में जब 1 फरवरी 2021 को जब देश का आम बजट, जिसको यूनियन बजट भी बोलते हैं, वो देश की वित्त मंत्री मिसेस निर्मला सीतारमण के द्वारा जब सदन में पेश किया गया था, उसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो थे देश के बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ, जिसमें भारत सरकार की ओर से कहा गया था कि सरकार की ये योजना है कि आने वाले अगले वित्त वर्ष से पहले पहले देश में 2 ऐसे पीएसयू, मतलब कि सरकारी बैंकों का डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कि उनका निजीकरण करने का जो विचार है वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो भी है, हम उसका निजीकरण करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे जो है सरकार को एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। और ऐसे जो 2 बैंक जो कि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, जिनके ऊपर भारी घाटा है, जिनके बहुत सारे लोन्स हैं जो एनपीए हो गए हैं, कुल मिला जुला के जो सरकार के लिए घाटे का सौदा बना हुआ है, उसको एक तरीके से सेल आउट करके जो है उसको किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंप कर सरकार मोटा मुनाफा कमाना चाहती है। फिर उसके बाद जो है देश में हंगामा मच गया और सबसे ज़्यादा जो है लोगों के मन में उत्सुकता थी वैसे लोगों का कि जो कि बैंक के खाता धारक हैं। ऑलमोस्ट देश में 130 करोड़ की आबादी है, जिसमें लगभग 100 करोड़ लोगों के अपने बैंक खाते हैं। मतलब कि हम में से सभी लोग किसी न किसी बैंक से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी बैंक से जो है हम उसके बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। हमारा कोई बचत खाता है जहाँ पे हम अपने जो भी हमारी कमाई के जो पैसे होते हैं, मेहनत की कमाई के, उसे हम वहाँ पे जमा रखते हैं। साथ ही साथ हमारा वहाँ पे पैसा सिक्योर रहता है, बदले में हमें बैंक भी कुछ ब्याज वगैरह देती है। कुल मिला जुला के हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए अपने पैसे हम बैंकों में जमा रखते हैं। ऐसे में जब सरकार की ये मंशा सामने आई कि सरकार जो है आने वाले समय में 2 बैंकों का जो है निजीकरण करेगी, और चूंकि वहाँ पे 2 बैंकों का नाम बताया नहीं गया था, ऐसे में लाजमी है जितने भी बैंक के ग्राहक थे वो सभी जो है काफ़ी ज़्यादा डर गए। और डर भी कहीं ना कहीं वाजिब है, आखिर उनके मेहनत के पैसे उन बैंकों में जमा है। और अपने देश में जो है लोग प्राइवेट चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते नहीं है। उन्हें इस बात का डर रहता है कि प्राइवेट कंपनियां जो है अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए सोचती है, वो कभी भी आम पब्लिक के हितों के बारे में वो नहीं सोचती है। सरकार जो है सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा होता है कि सरकार कुछ भी है तो पब्लिक के साथ वो गलत नहीं करेगी। ऑलमोस्ट बैंकों में जो पब्लिक का पैसा है वो बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है। अब चूंकि यहाँ पे बैंक के नाम बताए नहीं गए थे, तो जितने भी बैंकों के खाता धारक हैं वो सभी परेशान हो गए और वो ये उत्सुकता बस ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर वो कौन से ऐसे 2 बैंक हैं जो कि आने वाले समय में निजी हाथों में सौंप दिए जाएंगे। खाता धारक के साथ साथ देश में लगभग 10 लाख से ज़्यादा जो बैंक कर्मचारी हैं, जो बैंकों में काम करते हैं, चपरासी से लेके क्लर्क, पीओ, मैनेजर, जितने भी लेवल के लोग होते हैं, उनका एक अलग ही लेवल का खौफ था कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। जो भी सरकार के द्वारा उन्हें सरकारी वेतन भत्ते और भी अन्य सुविधाएं दिए जा रहे हैं, कहीं वो ना छिनाया जाए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी वर्ग जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जिनका सपना है बैंक में जाकर नौकरी करने का, बैंक में सरकारी नौकरी करने का, बैंक में पीओ बनने का, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक झटका था कि यार जब सरकार जब अभी शुरुआत में जब 2 बैंकों का निजीकरण कर रही है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में जितने भी सरकारी बैंक हैं सभी को जो है प्राइवेट कर दिए जाएंगे। ऐसे में उनके पास जो है रोजगार का अवसर, सरकारी नौकरी करने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं जो है उनके सामने से दूर होता हुआ जाता दिख रहा था। ऐसे में विरोध प्रदर्शन भी लाजमी है और इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश भर के लगभग 10 लाख से ज़्यादा बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन का जो है सामूहिक हड़ताल है वो किया, जो कि 15 और 16 मार्च को था। आप सभी जानते हैं उस दौरान लगभग सारे बैंक का जो है कामकाज ठप रहा था। कोई भी बैंकिंग जो है वो नहीं हो पाया, कोई भी बैंकिंग काम नहीं हो पाया। आम लोग काफ़ी परेशान थे, कहीं कहीं एटीएम भी खाली हो गए। मतलब कुल मिला जुला के जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा अपने देश में जब ये बैंकों का हड़ताल हुआ था। ऐसे में दोस्तों जो है अब सरकार ने भी अपना मंशा साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस दिन हड़ताल का आखिरी दिन था 16 मार्च को, उसी दिन शाम को वित्त मंत्री ने भी ये बयान दिया कि सरकार की जो योजना है 2 बैंकों का निजीकरण करने का, उस पर जो है वो और आगे प्रोसेस जल्दी ही करने वाले हैं। लेकिन उनके साथ साथ जो है उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया, स्पेशली उन कर्मचारियों के लिए जिनके मन में डर है कि निजीकरण के बाद उनका भविष्य क्या होगा, उनकी नौकरियों को कोई खतरा तो नहीं होगा। तो उनको जो है वित्त मंत्री ने बिल्कुल एक तरीके से गारंटी दिया है, उनको बिल्कुल इस बात को लेकर आश्वस्त किया है
कि आपके ऊपर कोई खतरा नहीं होगा, आपके हितों की ध्यान की जाएगी, लेकिन जो सरकार की योजना है रेवेन्यू जनरेट करने का, उससे वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल जो है इन सारे बैंकों का जो संचालन है वो सरकार को ही करना होता है, जिससे जो है सरकार को काफ़ी घाटा अभी फ़िलहाल अभी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जितना सरकार को उनसे उम्मीद थी। लेकिन चूंकि अब सरकार भी जो है वो सरकार को भी सरकार चलाना है, चुनाव का सामना करना पड़ता है हर 5 साल बाद। ऐसे में जो है लगभग देश के पूरी आबादी कह सकते हैं मोटा मोटी तौर पे कि वो बैंक से जुड़ा हुआ है किसी न रूप में। किसी का क्रेडिट कार्ड है, किसी का बचत खाता है, किसी का करेंट अकाउंट है, किसी का लोन चल रहा है। ऐसे में जब सरकार अपना जो है मंशा साफ नहीं करेगी तो लोगों में गुस्सा होगा, लोगों में कहीं ना कहीं जो है नाराज़गी होगी। तो उन सभी को नाराज़गी को दूर करते हुए वित्त मंत्री ने ये कहा है कि 6 ऐसे बड़े सरकारी बैंक, यहाँ पे आपको ये फिर से मैं बता रहा हूँ कि 6 ऐसे बड़े सरकारी बैंक जिसमें जो है देश के 90% लोग उनसे जुड़े हुए हैं, मतलब कि हर 100 में से 90 लोगों का जिनका बैंक खाते हैं, उन बड़े 6 बैंकों में उनका निजीकरण का कोई दूर दूर तक प्रस्ताव नहीं है। ना ही सरकार की मंशा है कि उन 6 बैंकों को किसी तरीके से उनके कार्यकारिणी में कोई छेड़छाड़ किया जाएगा। और जो 6 बड़े बैंक हैं उनमें से जो 2 नाम है वो तो आप समझ ही गए होंगे। भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पे आता है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरे पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि हाल में ही देना बैंक और विजया बैंक का जो है उसके साथ मर्ज होने के बाद वो तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। चौथे पे आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसने हाल में ही जो है आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को जो है उसने अपने अंदर मर्ज किया था। तो इस हिसाब से ये तीनों बैंक ऐसे हैं जो कि टॉप 3 बड़े बैंकों में हैं। उसके बाद गाइज आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, ये चौथा ऐसा बैंक है। उसके बाद ही 2 ऐसे और भी बड़े बैंक हैं जिनको जो है सरकार जो है, एक यूको बैंक हो गया और जो छठा जो है वो बैंक है मेरे ख्याल से मेरे को फिलहाल अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक छठा बैंक भी है जो कि आंकड़ों के हिसाब से जो है ये 6 बड़े बैंकों की श्रेणी में आते हैं। और देश की जो 90% आबादी है उनका इन्हीं बैंकों में खाता है। तो सरकार ये टारगेट बना के चल रही है कि 90% लोगों को असंतोष ना होने दिया जाए, इसीलिए इनको जो है निजीकरण का जो दौड़ है उससे दूर रखा जाए। और इससे अलावा जो बाकी बच जाते हैं 4 बैंक, अभी फिलहाल अपने देश में 10 सरकारी बैंक हैं, तो बाकी जो 4 बैंक बच जाते हैं वो जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सरकार की नज़र में जो है वो एक तरीके से घाटे का सौदा हो रही है, या फिर वो ऐसा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जिससे सरकार को जो है और आगे भविष्य में जो है उनको जो है उनका बोझ ढो सके। इसमें जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो आ रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। ये महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है, हालांकि इसका पैन इंडिया में नेटवर्क है, लेकिन मूल रूप से जो है यह महाराष्ट्र का ही एक बैंक है। और जहाँ पे जो है इसकी सबसे ज़्यादा नेटवर्क है, SBI से भी ज़्यादा महाराष्ट्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। उसके बाद पे आता है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। दोस्तों ये भी एक रीजनल बैंक है जो कि साउथ इंडिया का है, लेकिन चूंकि ये भी जो है पूरे इंडिया में नेटवर्क इसका है, लेकिन सरकार का ये भी योजना है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक को भी आने वाले समय में किसी प्राइवेट हाथों को दिए जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा बैंक सामने निकल के आ रहा है जो कि इस लिस्ट में हो सकता है वो है हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक। नाम से ये PNB लग रहा है, लेकिन ये पंजाब नेशनल बैंक का हिस्सा नहीं है। ये भी जो है एक छोटा बैंक है जिसमें खाता धारकों की संख्या जो है करोड़ में भी नहीं है, लगभग 60 से 70 लाख जो है इसमें बैंक में जो है इनके खाता धारक हैं। उसके बाद जो चौथा बैंक है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि निजीकरण के प्रस्ताव में सबसे पीछे है, मतलब कि अगर सरकार की अगर ये योजना होगी कभी भी तो वो सबसे लास्ट में होगी। इसके अलावा जो बाकी 6 बैंक हैं वो बिल्कुल फुल प्रूफ, बिल्कुल सिक्योर हैं, उनसे किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं अभी हाल में ही कुछ ऐसे बैंक हैं जिन्होंने किसी छोटे बैंक का जो है अधिग्रहण किया था, जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, मैंने बताया आपको कि आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का किया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक का PNB ने किया, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक ने किया, और साथ ही साथ विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अधिग्रहण किया। इलाहाबाद बैंक का भी इंडियन बैंक के अंदर मर्ज हुआ है। ऐसे में जब मर्ज होने के बाद जो है बैंक थोड़ा मजबूत हुए हैं, तो जब सरकार इन बैंकों को जब मजबूत हो गया है तो सरकार इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। स्पेशली छोटे ऐसे बैंक जिनको अभी मर्ज नहीं हुआ है, सरकार की यही मंशा है कि इन 4 बैंकों को जो है मर्ज किया जाएगा और सिलसिलेवार तरीके से जो है इनका निजीकरण करने का जो प्रस्ताव है उस पर जो है अमल किया जाएगा। और जो है एक बिडिंग
जिसको नीलामी की प्रक्रिया बोलते हैं, उसके तहत जो भी प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, जो प्राइवेट कॉरपोरेट्स होंगे, जो प्राइवेट कंपनियां होंगी, जिनका इच्छा था अपने देश में बैंकिंग सेवाएं चालू करने का, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है, जो नियम है, वो काफ़ी कड़ा है। ऐसे में डायरेक्टली उनको जो है लाइसेंस नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में उनके पास एक सुनहरा अवसर होगा देश में जो है बैंक का नेटवर्क अपना संचालित करने में, और इसमें जो है बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनीज होंगे जो इच्छुक होंगे सरकारी बैंकों को के अंदर जो अपना शेयर्स होगा उसको खरीदने में। ऐसे में सरकार के पास एक अच्छा मौका होगा अधिक से अधिक रेवेन्यू जनरेट करने का। नीलामी की प्रक्रिया में हर बैंक का अलग अलग नीलामी का प्रोसेस होगा, जिसमें जो जितना ज़्यादा बड़ा बोली लगाएगा उसके हाथों में वो दिया जाएगा। मतलब कुल मिला जुला के यहाँ पे सरकार को भी आमदनी होगी, और साथ ही साथ जो प्राइवेट प्लेयर्स जो उन बैंकों को खरीदेंगे उनकी भी मंशा होगी कि जो बैंक अगर ये घाटे में जा रहा है तो इसको और अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए, लोगों को अच्छी सुविधा दिया जाए, लोगों को अच्छी सेवाएं दिया जाए, जिससे जो है अपना और नेटवर्क बढ़ाएं। कोई भी कंपनी, कोई भी कॉरपोरेट ये नहीं चाहती है कि उसके ग्राहक उससे कम हो। ऐसे में कोई भी जो है प्राइवेट कंपनी ये नहीं चाहेगी कि ऑलरेडी जो खाता धारक हैं उस बैंक के, जब वो बैंक को खरीदे हैं तो वो उन बैंकों को छोड़कर किसी दूसरे बैंक में जाएं। ऐसे में यहाँ उनके ऊपर ये दबाव भी रहेगा कि जो सुविधाएं उनको ग्राहकों को सरकारी बैंक के तौर पे उनको दी जा रही थी उसी को वो कंटिन्यू रखें, किसी भी तरीके के चार्जेस को ना बढ़ाएं, जैसे कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस, एटीएम का जो एनुअल चार्ज होता है, या फिर इंटरेस्ट रेट होता है होम लोन्स पे, पर्सनल लोन पे, किसी तरीके का कोई भी जो चार्जेस है वो सरकारी बैंकों से ज़्यादा नहीं रखें। उनकी एक और कोशिश होगी कि वो अधिक से अधिक और लोगों को सेविंग्स अकाउंट पे और ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दें, ताकि और ज़्यादा लोग उससे आकर्षित हों और उनसे जुड़े। आपने देखा भी होगा अपने देश में जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, जैसे कि HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ऐसे तमाम ऐसे प्राइवेट बैंक हैं जो कि काफ़ी आकर्षक जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो लोगों को देती है, ताकि उनका मकसद होता है कि अधिक से अधिक लोग अपनी जमा राशि उन बैंकों में रखें और उनको अधिक से अधिक जो है ब्याज दिया जाए, जिससे वो ग्राहक जो है हमसे जुड़े रहें। ऐसे में अगर लोगों के मन में इस बात को लेकर डर है कि जब बैंक का निजीकरण हो जाएगा तो उनके पैसे जो हैं वो डूब जाएंगे, तो ये सरासर गलत है। पैसे नहीं डूबेंगे। आखिर बैंक प्राइवेट भी होंगे तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में ही काम करेंगे, उनके ऊपर वही नियम लागू होगा जो कि सरकारी बैंकों के ऊपर वो नियम लागू होते हैं। ऐसे में आपका पैसा जो है बिल्कुल फुल प्रूफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। साथ ही साथ आपको और अलग और हाई लेवल का आपको जो है मॉडर्न तरीके से आपको बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। अब अपने देश में है इंटरनेट क्रांति आ चुकी है, हर चीज़ का डिजिटलाइजेशन हो चुका है, और डिजिटलाइजेशन के इस दौर में बहुत सारे ऐसे सरकारी बैंक जो है अभी बहुत पीछे हैं। अभी भी लोगों को जो है मूलभूत जो ऑनलाइन सुविधाएं देनी चाहिए वो अभी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में जब ये बैंक जब प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में जाएंगे तो वो और ज़्यादा अपनी सुविधाओं में जो है बढ़ोतरी करेंगे, ताकि और अधिक से अधिक लोगों को अट्रैक्ट कर सके। ऐसे में दोस्तों कभी भी जो है निजीकरण के खिलाफ बोलना अच्छी बात है, सरकारी चीज़ों पे ऑटोमेटिकली भरोसा होता है, लेकिन हमें दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए। हर सिक्के का दो पहलू होता है, किसी चीज़ों का कुछ नुकसान है तो कुछ फ़ायदा भी होता है। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं तो आप फराटेदार अंग्रेजी बोल लेते हैं, वही अगर आप सरकारी स्कूल से पढ़े होते तो शायद इतनी अच्छी अंग्रेजी ना बोल पाते। तो जो है एक तरीके से वर्ल्ड क्लास अगर आपको इंडिया में डिजिटल बैंकिंग का अगर शुरुआत करनी है तो निजीकरण के तौर पे जो है प्राइवेट बैंक की ओर आपको जाना ही होगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, ये था एक मेरा छोटा सा राय, साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन की सरकार जो है सभी को संतोष देना चाहती है, किसी को गुस्सा नहीं देखना चाहती है, लेकिन उन्हें भी देश चलाना है, उन्हें भी पैसों की ज़रूरत होती है। तो कुल मिला जुला के एक समांतर सरकार चलाने के लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चलाने के लिए सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। तो इसका भी आम लोगों का जो एक नागरिक के तौर पे, जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पे हम सभी की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम सरकार के उन जो फैसले हैं उनका अध्ययन करें और उसमें देखें कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी कुछ भलाई जो है वो शायद कहीं ना कहीं कुछ छुपी हुई होगी। दोस्तों आपके क्या विचार हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।